हे गाइज, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइज आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो कि हम सॉल्व कर रहे थे बायोकेमिस्ट्री का, जो कि सेकंड सेमेस्टर में है। तो हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये अभी तक वीडियो ना देखिए तो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। और अगर आपने इसके नोट्स चाहिए पूरे शुरू से लास्ट लिखे हुए पीडीएफ फॉर्म में, तो आप अभी जाइए डाउनलोड करिए फार्मेसी वाला ऐप को, और वहाँ पे आपको ये थंबनेल नज़र आ जाएगा इस तरीके से एक पोस्टर। तो आप सिंपली इस पर टैप करना और वहाँ से सारा कुछ डाउनलोड कर लेना। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन, जो कि राइट द पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड इट्स एनर्जेटिक्स। अगर हम बात करें सिलेबस में तो ये सेकंड यूनिट में है, पहला ही है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे एनर्जेटिक्स एंड सिग्निफिकेंस। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए। ये क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, तो बिल्कुल भी ना छोड़ें। तो समझते हैं इसको बहुत आसानी से। तो समझिए कि ग्लाइकोलाइसिस है क्या। अच्छा, नेम क्या बोल रहा है, ग्लाइकोलाइसिस। तो समझते हैं, देखिए ग्लाइकोलाइसिस मैंने इसको दो वर्ड में तोड़ दिया। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज एंड लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। यानी कि ये तो आपको समझ आ रहा है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी एक रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज जो है उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, वो टूट रही है। अब बात करते हैं ग्लूकोज टूटती किस में है। ग्लूकोज जो है ये टूटती है पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड, जिसको पायरुवेट भी आप बोल सकते हैं, पायरुवेट। तो इसमें हमारी ग्लूकोज टूटती है पायरुविक एसिड में। तो सिंपली बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस इट इज़ द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड और ब्रेक डाउन इन पायरुविक एसिड। आपने पता होगा ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला C6H12O6। तो ये जो है यहाँ पे देखोगे 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, यानी कि यहाँ पे 6 कार्बन है, लेकिन इससे बन रहा है हमारा पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड आप देखोगे उसका फॉर्मूला है CH3COOH। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 3 कार्बन है, 1 2 3, यानी कि 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। तो सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है। इसका मतलब क्या है, ये एक ग्लूकोज से यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड बन रहे हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया कि ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो हमारी ग्लूकोज है वो टूट करके 2 पायरुविक एसिड बनाती है, और इसके दौरान हमें ATP भी मिलते हैं। तो अभी मैं आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ, देखिए बताता हूँ। देखिए हम कोई भी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमें उससे क्या चाहिए होती है, एनर्जी। एनर्जी बोले तो ग्लूकोज, और जो ग्लूकोज होती है वो भी जब टूटती है तब हमको एनर्जी मिलती है। तो जब ग्लूकोज टूटती है उससे हमें ATP मिलती है, और ATP को हमारी जो सेल्स है, हमारी जो बॉडी वो यूटिलाइज करती है। तो वही हम समझ रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो सिंपल सी बात है, देखिए ग्लाइको प्लस लाइसिस यानी कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। ग्लाइकोलाइसिस इज 10 स्टेप रिएक्शन। हाँ, एक और बात ध्यान रखनी है, 10 स्टेप यानी कि इसमें 10 स्टेप हैं। उसके बाद हमारा पायरुवेट बनता है 10 स्टेप के बाद, अभी आपको समझ आ जाएगा लास्ट तक। तो इट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, ठीक है, विद साइमल्टेनियस प्रोडक्शन ऑफ ATP। साथ के साथ ATP भी यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो मैंने वही यहाँ पे देखिए बता रखा है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जो कि जिसमें 6 कार्बन होते हैं, वो जो है 2 पायरुविक एसिड बनाता है जिसमें 3 कार्बन होते हैं। तो ये था सिंपली आपका ग्लाइकोलाइसिस। अब देखिए बात करते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है, होता कहाँ है, यानी कि इसकी जो बोले तो लोकेशन कहाँ पे होती है, मतलब कि सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस ये होती है, और ये जो है दोनों कंडीशन में होती है। एक और बात ध्यान रखनी है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकती है और बिना ऑक्सीजन के भी हो सकती है। बोले तो एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों कंडीशन में होती है। तो बात करते हैं, देखिए इसको ना हम EMP पाथवे भी बोलते हैं। EMP का मतलब है एमडेन मायरहोफ पार्नस पाथवे। तो ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्लाइकोलाइसिस को डिटेल में समझाया था। तो उन्हीं के बेस पे इसको हम ग्लाइकोलाइसिस को मतलब एमडेन मायरहोफ पार्नस पाथवे भी बोलते हैं। तो देखिए बात करते हैं, जो ग्लाइकोलाइसिस के बाद अगर वो एरोबिक कंडीशन में होती है, बोले तो जहाँ पे ऑक्सीजन है, तो हमारा जो पायरुवेट जो है, पायरुवेट वो फर्दर जो है आगे की जो साइकिल होती है, अगर आपने पढ़ा हो पहले ही, क्रैब साइकिल है आपकी ETC यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, वो वहाँ पे चला जाता है। अगर वो ऐसी कंडीशन में हो रही है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि एनारोबिक कंडीशन में, तो ये जो पायरुवेट होता है इसका फर्मेंटेशन होता है। ये अभी ना आपको जब लास्ट तक वीडियो देखोगे ना, तब आपके जो पॉइंट है सारे क्लियर हो जाएंगे। तो अभी सिंपली आपने देखा है कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है, कुछ नहीं है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट।
तो सिंपल से अगर हम बात करें, देखिए ये पूरी जो है हमारी एक 10 स्टेप रिएक्शन है, 10 स्टेप पूरी साइकिल है। तो समझते हैं, देखिए बहुत आने से कोई भी आपने यहाँ पे बर्डन नहीं लेना है, सिंपल सी एक चीज़ समझनी है। हमारे पास सबसे स्टार्टिंग मटेरियल या कोई भी मॉलिक्यूल क्या होगा, ग्लूकोज होगा, क्योंकि ग्लूकोज को ही तो हमने तोड़ना है। तो ये है ग्लूकोज। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये 10 स्टेप जो रिएक्शन है ना, तो हर एक स्टेप में एक अलग एंजाइम काम करेगा। तो एंजाइम का फंडा आपने समझना है। तो मैं आपको समझा दूं कि देखिए कौन सा एंजाइम क्या काम करता है, जिससे कि आपको फिर दिक्कत ना हो। देखिए एक एंजाइम है आपका काइनेज। काइनेज एक ऐसा एंजाइम है जहाँ भी फॉस्फोराइलेशन होता है, बोले तो फॉस्फेट ग्रुप का ऐड होना या रिमूव होना, तो वहाँ पे काइनेज एंजाइम काम करता है। ठीक है। दूसरा है आइसोमरेज। आइसोमरेज एक ऐसा एंजाइम है जहाँ पे आइसोमराइजेशन होता है। आइसोमराइजेशन यानी कि एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ इसके दो एग्जाम्पल हैं, एपीमरेज एंड म्यूटेज। तो ये सारे अभी यूज़ होंगे, तभी आपको और अच्छा समझ आएगा। एक और आपने समझना है, एक एंजाइम होता है लाइगेज, एक होता है लाइएज। लाइगेज का मतलब है यानी कि दो चीज़ों को बांधना, यानी कि ये जब भी दो मॉलिक्यूल एक जगह ऐड होके कोई एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो वहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा वो लाइगेज एंजाइम होगा। और जहाँ पे ये बड़ा मॉलिक्यूल कोई टूट करके कोई दो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, वहाँ पे जो हमारा एंजाइम काम करेगा वो होगा हमारा एल्डोलेज। लाइएज का एग्जाम्पल है एल्डोलेज। ठीक है। एक और आप एग्जाम्पल, एक और मतलब एंजाइम समझिए, वो है हाइड्रोलेज, यानी कि एक ऐसा एंजाइम जहाँ पे हाइड्रोलाइसिस होगी, यानी कि वाटर वहाँ से निकलेगा, वाटर निकलेगा, तो वहाँ पे हमारा जो काम करेगा एंजाइम वो है हाइड्रोलेज। इसका एग्जांपल है इनोलेज एंजाइम, ये इसी के अंदर आता है। तो ये अभी आपने समझ लिया। तो स्टार्टिंग थी हमारी कि कोई भी ग्लूकोज जो होता है उसका मॉलिक्यूल, वो सबसे पहले देखिए कन्वर्ट होता है, मैं आपको दिखा दूँ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सिंपल सा क्या हो रहा है, आप देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में क्या हो रहा है, ग्लूकोज का जो 6वां कार्बन है वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आके ऐड हो रहा है। ठीक है। और एक और बात देखिए, अभी मैंने आपको बताई कि जहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होता है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है या फिर रिमूव होता है, वहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करता है, काइनेज। ठीक है। यहाँ पे एंजाइम का नाम है काइनेज। अब जैसे कि ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोकाइनेज इसको हम बोल सकते हैं, इसको ना हम हेक्सोकाइनेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोज जो है हेक्सो स्ट्रक्चर होती है, इसमें 6 कार्बन होते हैं, तो उसी के बेस पर हमें हेक्सोकाइनेज भी बोल देते हैं। अब देखिए जैसा कि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे हमने एनर्जी देनी होगी। अभी ना मैं आपको देखिए एक ट्रिक से भी समझाऊंगा, लास्ट तक आप बने रहना, आपके अभी सारे कन्फ्यूजन जो है ना वो दूर हो जाएंगे। हमारे पास होता है एटीपी। एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, यानी कि इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप हैं। अब ऐसा समझिए, जब भी कोई फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है या फिर निकलता है, तो वहाँ पे एनर्जी, या तो अगर देखिए ऐड करवाना है तो हमने एनर्जी देनी होगी, अगर वहाँ से फॉस्फेट निकल रहा है तो हमें एनर्जी मिलेगी एटीपी के रूप में। तो सिंपली यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं तो हमें एनर्जी देनी होगी, तो यहाँ पे हम एटीपी देंगे और उससे हमारा एडीपी बनेगा। ठीक है। एक जो फॉस्फेट है हमारा एडीपी से, यानी कि यहाँ पे 3 फॉस्फेट थे और एडीपी इसमें 2 फॉस्फेट हैं, तो बचा एक फॉस्फेट जो कि ऐड हो गया हमारा यहाँ पे ग्लूकोज से आके, जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है। इसके बाद जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट होता है हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब इसमें कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे हुआ है आइसोमराइजेशन। देखिए आपने पता ही होगा ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का जो केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6, ये होता है, दोनों का सेम होता है, यानी कि एक दूसरे का आइसोमर है, तो ये जो है सिंपली इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे एंजाइम क्या काम करेगा, आइसोमरेज। उसके बाद जो स्टेप आती है वो आती है कि यहाँ पे हम एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेंगे। ठीक है, आप ध्यान रखना, एक और फॉस्फेट अगर हम ऐड करेंगे तो क्या है, सिंपली हमने एटीपी देना होगा, एटीपी से एडीपी बनेगा, और एंजाइम कौन सा काम करेगा, काइनेज एंजाइम काम करेगा। तो ये क्या बनाएगा, फ्रक्टोज, ये जो है फर्स्ट पोजीशन पे ऐड होता है, फर्स्ट कार्बन पे, तो 1 6
बाई फॉस्फेट। वाई यानी कि 2 फॉस्फेट ग्रुप है और एक फर्स्ट पोजीशन से एक सिक्स्थ पोजीशन से है। यहाँ पे एंजाइम काम कर रहा है काइनेज। अगर आप पूरा नाम लिखना चाहो तो आप इस पर ऐसे लिख सकते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फो और फ्रक्टोकाइनेज। यहाँ पे ये एंजाइम हो गया। यानी कि सिंपल सी बात है, जो मैंने एंजाइम तुम्हें बताए थे वही आपने समझ के लिख देने हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपको फ्रक्टोज 1,6 ये बाईफॉस्फेट है, ये 2 मॉलिक्यूल में ये डिवाइड होगा, यहाँ पे टूटेगा। अगर टूटने के लिए मैंने आपको बोला था शुरू में कि कौन सा एंजाइम काम करेगा, जुड़ने के लिए लाइगेज था, टूटने के लिए लाइएज था। लाइएज का एग्जांपल था एल्डोलेज। तो यहाँ पे सिंपल से काम में करेगा हमारा एल्डोलेज एंजाइम, और जो कि इसको 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा। एक होगा DHAP, एक होगा हमारा PGAL। अभी मैं इसका नाम आपको बता रहा हूँ। ये जो है आपका देखिए फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, ये हो जाएगा कन्वर्ट, मतलब टूट जाएगा, एल्डोज एंजाइम इसको तोड़ देगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, जिसको हम शॉर्ट में DHAP बोलते हैं। और इधर ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, जिसको हम शॉर्ट में PGAL बोलते हैं, या फिर बोले तो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड PGAL। तो बात करें ना, अब देखिए यहाँ पे अभी तक जो था ये हमारा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। तो ये जो है हमारे 6 कार्बन वाले थे, हर जगह हमारा 6 कार्बन था। अब ये जो है, जो हमारे मॉलिक्यूल ये बने हैं, ये 3-3 कार्बन वाले बने हैं। तो 2 जगह टूट रहा है, यानी कि 3-3 कार्बन वाले बने हैं। और ये दोनों एक दूसरे के होते हैं आइसोमर। आइसोमर का मतलब क्या होता है, आप फर्स्ट आपने उसमें पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि आइसोमर ऐसे हमारे मॉलिक्यूल होते हैं जिनका जो केमिकल फार्मूला है वो तो सेम होता है, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर वगैरह अलग होती है। तो जैसे कि आप देखोगे DHAP का यहाँ पे केमिकल फार्मूला है वो है C3H7O6P, इसका भी सेम है C3H7O6P। तो ये जो है एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं, एक दूसरे के आइसोमर हैं। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा काम करेगा, आइसोमरेज। ठीक है, आइसोमरेज एंजाइम काम करेगा। और ये जो है देखिए यहाँ पे आप पूरा भी बोल सकते हैं ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज। सिंपल से अगर आप आइसोमरेज भी लिख के आओगे ना तो इतना चल जाएगा। तो ये हमारे 3 कार्बन मॉलिक्यूल हैं। अब देखिए यही आप बोले तो इसको अगर हम इसमें ही कन्वर्ट कर दें, यानी कि 2 मॉलिक्यूल ले लें, तो बात एक ही है। तो सिंपल सा हमने वही किया है, एक ग्लिसरल्डिहाइड यहाँ से उठा लिया और एक इंटरचेंज जो हुआ है ग्लिसरल्डिहाइड वो उठा लिया। बोले तो अब आगे की जो प्रोसेस होगी वो 2 मॉलिक्यूल की होगी। तो यहाँ पे हमारे 2 मॉलिक्यूल हैं ग्लिसरल्डिहाइड के, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए आपने एक चीज़ समझनी है। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हो तो एक कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, अगर हम उनका ऑक्सीडेशन करें तो अल्कोहल बनता है। मैं यहाँ पे बताता हूँ, जो हमारे हाइड्रोकार्बन यानी कि जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, अगर हम उनका ऑक्सीडेशन करें तो अल्कोहल बनता है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें तो बनता है हमारा एल्डिहाइड या कीटोन। अगर हम एल्डिहाइड का अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो बनता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसका अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो बनते हैं हमारी CO2। वो CO2 के रूप में गैस निकल जाती हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ग्लिसरल्डिहाइड है, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, यहाँ से हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, तो तब हमारा क्या बनना चाहिए, आप दिमाग लगाइए, ग्लिसरल्डिहाइड एसिड बनना चाहिए। यहाँ पे बता रहे हैं ना हम कि यहाँ पे ये ग्लिसरल्डिहाइड है, इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ग्लिसरल्डिहाइड का अगर हम यहाँ पे करेंगे ऑक्सीडेशन तो बनेगा हमारा ग्लिसरिक एसिड। ठीक है, और ग्लिसरिक एसिड अब कैसे बनेगा, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेज जो एक एंजाइम है वो काम करेगा। डिहाइड्रोजनेज जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, मतलब कि जब एंजाइम में बताया था कि यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस हो रही है, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ पे डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम करेगा। और एक और पॉइंट इस पे आपने ध्यान रखना है, देखिए इस स्टेप पे जो है एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जिसको मैं IP लिख दे रहा हूँ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो वो जो है यहाँ पे ऐड होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे सारे कॉन्सेप्ट गलत हो जाते हैं। हमारा कहना था, अभी देखिए यही एक इंटरेस्टिंग एक स्टोरी बनाएगा, यही पॉइंट इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाएगा। अब लास्ट तक समझना। हमारा कहना था कि जहाँ पे भी फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा सबसे पहले तो ATP चाहिए, हाँ,
वो फिर एडीपी में कन्वर्ट होता है। दूसरा कि जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा वहाँ पे हमारा काइनेज एंजाइम काम करेगा। लेकिन इस स्टेप पे क्या होता है कि यहाँ पे हम NAD+ देते हैं। देखिए 2 ही देंगे क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हम मान के चल रहे हैं। 2 NAD+ देंगे जो कि जो यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोलाइसिस हो रही है, उस 2 हाइड्रोजन को लेकर ये NADH+H+ ये 2 मॉलिक्यूल बना देगा। ये जो है हमारे एक एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में हमको 3 ATP दे सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैंने इसको 3 स्टार कर दिया है इस स्टेप को। मैं अभी लास्ट में समझाऊंगा क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी बनेगी यहाँ से। तो ये हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पे ऐड हो जाता है। तो हमारा क्या बन रहा था, ग्लिसरॉल्डिहाइड से सिंपली ग्लिसरिक एसिड ट्राईफॉस्फेट। तो एक और फॉस्फेट जुड़ा जो कि हमारा फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ा, तो बन गया हमारा 1,3 बाईफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि 2 यहाँ पे हमारे फॉस्फेट ग्रुप आके ज्वाइंट हो गए। अब देखिए ये समझिए, अब हमारी फसल पक चुकी है, अब हमने कटाई करनी है। जो हमने ATP यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे अब उनको वसूल करने का टाइम आ गया है। तो सिंपल सी बात है कि जैसे कि मैंने शुरू में आपसे बोला था कि जो ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड होते हैं तो अब हमें ATP देनी होती है, यानी कि ATP से हमने मतलब एनर्जी देनी होती है। और जब ये रिमूव होते हैं तो फिर हमें ATP मिलती है। अब क्या करेंगे, हमारे पास देखिए 2 फॉस्फेट ग्रुप है, एक फर्स्ट पोजीशन पे एक थर्ड पोजीशन पे है। तो हम एक फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ पे रिमूव करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा अब जैसे कि एक फॉस्फेट यहाँ पे निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से निकलेगा। तो जब यहाँ से एक फॉस्फेट निकलेगा तो यहाँ पे फॉस्फेट निकल रहा है तो कौन सा एंजाइम काम करेगा, काइनेज। तो वही यहाँ पे मैंने लिख रखा है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, पूरा नाम भी आप लिख सकते हैं, बल्कि आप काइनेज भी छोड़ सकते हैं। तो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज यहाँ पे निकलेगा जिससे कि हमें ADP से हम ATP बना लेंगे। तो सबसे पहले ATP 2 हमारी यहाँ पे बनेंगी। ठीक है, एक फॉस्फेट निकाला, ATP हमने बना दी। अब बचा केवल एक फॉस्फेट जो कि थर्ड पोजीशन पे है, तो ये हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, तो अब इसका हम करेंगे आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन यानी कि एक एंजाइम काम करेगा, आइसोमरेज नहीं, वहाँ पे काम करेगा आइसोमरेज का एक दूसरा टाइप म्यूटेज। तो ये भी हमारा आइसोमरेज एंजाइम ही होता है। तो ये म्यूटेज एंजाइम क्या करेगा, इस 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। सिंपली जो फॉस्फेट ग्रुप पहले थर्ड पोजीशन पे था, थर्ड कार्बन पे था, वो सेकंड पे ला दिया इसने, बल्कि केमिकल फॉर्मूला तो सेम ही होगा ना। तो ये आइसोमराइजेशन हुआ। तो अभी तक हमारे 2 मॉलिक्यूल मान के चल रहे थे, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे होगा इनोलेशन। बात है कि यहाँ पे एंजाइम कौन सा काम करेगा, इनोलेज एंजाइम काम करेगा। यहाँ से हमारा H2O निकलेगा और बना लेगा ये फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। ये हमारा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था और H2O निकला तो क्या बना, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट या फॉस्फोइनोल पाइरोबिक एसिड, जिसको शॉर्ट में PEP आप याद रखना। ठीक है, इसके बाद अभी भी हमारे पास एक फॉस्फेट ग्रुप है। अब अभी भी हम एक ATP 2 ATP यहाँ से ले सकते हैं क्योंकि 2 मॉलिक्यूल मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम वही काइनेज एंजाइम हमने यहाँ पे यूज़ किया। कौन सा एंजाइम, काइनेज, क्योंकि शुरू में फॉस्फेट ऐड हो या निकले तो एंजाइम काइनेज ही काम करेगा। तो ADP 2 हमने यहाँ से लिए और ATP हमने जनरेट कर दिए। तो वही है हमारा पाइरूवेट, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप रिएक्टेंट का भी नेम ले सकते हैं, पाइरूवेट काइनेज। और लास्ट में आके जो है हमारे पाइरूबिक एसिड बनता है। पाइरूबिक एसिड 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है जो कि हमारे 2 बनेंगे, क्योंकि हमने बोला था शुरू में ही कि हमने DHAP को भी इसमें कन्वर्ट कर लिया, और इसमें जब कन्वर्ट कर लिया तो सारे कुछ हम 2-2 मॉलिक्यूल मान करके आए थे। तो अब सिंपली क्या हुआ है कि ग्लूकोज से हमारा क्या बना है, पाइरूबिक एसिड। पाइरूबिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बने हैं, और इसके बीच में आपने देखा होगा कुछ हमने ATP दी है, कुछ हमें ATP मिली है। तो अभी हम टोटल जब करेंगे, वो था हमारा क्वेश्चन, अगर आप पूरा पढ़ो, इसमें है एनर्जेटिक्स भी है। एनर्जेटिक्स का क्या मतलब होता है, देखिए यहाँ पे हमारी जो ये ग्लूकोज जो पूरी साइकिल है ये कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताता हूँ इसको याद करने की। मैंने बोला था ना कि यहाँ पे 3 स्टार में रख रहा हूँ, क्यों रख रहा हूँ बताऊँगा मैं भी आपको। तो देखिए, आप दिल पे मत लेना बात को, बस आप याद रखना कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। देखिए, आप ऐसा समझिए कि लड़का है ग्लूकोज नाम का, जो कि कॉलेज में बिल्कुल नया नया आया है, और उसने क्या किया,
उसने एक गर्लफ्रेंड बनाई अपनी कॉलेज में, और उसके ऊपर उसने काफ़ी खर्चा किया, काफ़ी रुपये खर्च किए। सिंपली बोले तो ATP यहाँ पे वो ज़बरदस्त तरीके से खर्च कर रहा है, ठीक है। शुरू में हर कोई करता है, ठीक है। तो ATP उसने खर्च किया और एक दिन प्रपोज डे आता है। प्रपोज डे पे उसने प्रपोज करना होता है, और लेकिन जो उसका प्रपोज मतलब जो उसने दिया है, किया है किसी को, उस गर्लफ्रेंड को, तो उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो क्या होता है, वो जो लड़का होता है वो टूट जाता है। आप ऐसे समझिए, ये जो स्टेप है वो प्रपोज डे है, वो जो है दो चीज़ों में टूट गया। उसका दिल टूट गया, डी से समझिए डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, यानी कि उसका दिल टूट गया। PGAL पगल, पगल है लेकिन पागल की तरह यहाँ पे प्रोनाउंस हो रहा है ना, तो आप ये समझिए उसका दिल टूट गया और वो पागल हो गया। तो सिंपली एक लड़का था जिसने अपनी गर्लफ्रेंड पे काफ़ी रुपए खर्च किया, और एक दिन प्रपोज डे पे उसने प्रपोज किया और वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो उसका दिल टूट गया और वो पागल हो गया। इतनी स्टेप याद हुई आपको। उसके बाद ये था यहाँ पे इंटरेस्टिंग स्टोरी वाला पॉइंट। फिर उसने एक अपने आप से वादा किया कि अब वो रुपये खर्च नहीं करेगा, बल्कि जो उसने खर्चा किया है उसको भी वो वसूलेगा किसी न किसी तरीके से। तो यहाँ पे हमारा वही फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है। हम कह रहे हैं भाई रुपये चाहिए, रुपये चाहिए, यानी कि हमको ATP चाहिए, तो वो ATP नहीं दे रहा है, रुपये नहीं दे रहा, बल्कि वो किसी और दूसरे तरीके से हमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है। समझ आ गया आपको कि यहाँ पे ATP नहीं दी गई है। अब उसके बाद फिर क्या करता है, यही वो लड़का जो है अपने जो रुपये होते हैं उनको भी वसूलता है। उस फॉस्फेट ग्रुप को बाहर फेंकता, निकाल के ATP बना देता है। उसके बाद आगे निकाल के ही ऐसे ही ADP से फिर एक और ATP बना देता है। तो यह है कंप्लीट स्टोरी। आई होप ये आपको समझने में हेल्प करेगी, ठीक है। अब देखिए लास्ट में बात करते हैं हम बायो एनर्जेटिक्स की। अगर आपने पढ़ा हो, बायो एनर्जेटिक्स का मतलब है कि कोई भी रिएक्शन जब होती है तो उसकी स्टार्टिंग में कितनी एनर्जी होती है और बाद में कितनी एनर्जी, यानी कि कितनी एनर्जी खर्च हुई, कितनी एनर्जी हमको मिली, उसका ही जो टोटल गेन वगैरह पूरी कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, वो हमारा बायो एनर्जेटिक्स होता है। तो बात करते हैं कि ग्लूकोज की क्या बायो एनर्जेटिक होगी। तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमने 2 ATP सबसे पहले इन्वेस्ट किए थे। एक शुरू में क्या था, एक यहाँ पे क्या था, और 2 ATP हमको मिले थे। 2 ATP यहाँ मिले थे, 2 मॉलिक्यूल मानेंगे तो 2 ATP यहाँ मिले थे और 2 ATP यहाँ मिले थे। तो सिंपल सा वही लिखा है, देखिए टोटल ATP कंज्यूम्ड 2 ATP, टोटल ATP यील्ड 4 ATP, तो नेट गेन क्या हुआ 2 ATP। तो आपने एक और चीज़ समझनी है, यहाँ पे हमारा NADH2 भी बन रहा है। मैंने यहाँ पे बोला था कि ये ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में जाकर के हमें 3 ATP दे सकता है, लेकिन ये कब देगा, जब कंडीशन एरोबिक होंगी, ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट होगी। अगर कंडीशन एनारोबिक हुई तो वहाँ पे तो फर्मेंटेशन हो जाता है ना, तो वहाँ पे हमारा पायरुविक एसिड है, फर्मेंटेशन के द्वारा लैक्टिक एसिड बनाता है। तो अगर कंडीशन एनारोबिक है तो हमें केवल 2 ही ATP मिलते हैं ग्लाइकोलाइसिस से, ये आपने समझ लेनी है। अगर कंडीशन एरोबिक है, वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो जो हमारा NADH2 है उससे हमें 6 ATP और मिल सकती है। तो टोटल ATP कितनी हो जाएंगी, 8 ATP। अगर कंडीशन एरोबिक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस जो है हमें 8 ATP देती है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ये है हमारी बायो एनर्जेटिक्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। अब लास्ट में हम समझते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, क्या इंपॉर्टेंस है ग्लाइकोलाइसिस की। तो सबसे पहला देखिए, ग्लाइकोलाइसिस इज द एमरजेंसी एनर्जी यील्डिंग पाथवे। एमरजेंसी में हमको अगर एनर्जी चाहिए तो ये हमें तुरंत के तुरंत एनर्जी दे सकता है, ATP जनरेट कर सकता है, ये एक ऐसा पाथवे है। दूसरा है मेन वेज ऑफ प्रोड्यूस ATP इन सम टिश्यू। कुछ टिश्यू जैसे हमारा रेड ब्लड सेल्स, RBC, रेटिना, टेस्टिस, मेडुला ऑफ किडनी, स्किन। तो यहाँ पे जो है जो सेल होती है ना, वहाँ पे किसी किसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, किसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता, तो वहाँ पे ये जो है मेनली ग्लाइकोलाइसिस से ही हमारी ATP प्रोड्यूस होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पायरुवेट द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस प्रोवाइड प्रिकर्सर फॉर क्रैब साइकिल। मैंने बताया था जो पायरुवेट जो है वो आगे के जो साइकिल है, क्रैब साइकिल हुआ, जिसको हम TC साइकिल भी बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन हुआ, तो उनके लिए ये जो है एज ए प्रिकर्सर काम करता है। यानी कि वो जो क्रैब साइकिल वगैरह है वो पायरुविक एसिड से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग सिवियर मस्कुलर एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई इज इनसफिशिएंट। जब आप काफ़ी एक्सरसाइज करते हैं तो आपके सांस फूलते हैं, यानी कि ऑक्सीजन वहाँ पे कम जा पाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उस टाइम पे भी ये हमें एनर्जी दे सकती है।
है ना, हमने बोला था ना ये ऑक्सीजन और बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंट दोनों में ये हो सकती है, तो उस केस में भी हमें एनर्जी दे सकती है। और लास्ट में जो पॉइंट है वो है, देखिए, आउट ऑफ द टोटल 10 रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस 7 रिएक्शंस आर रिवर्सिबल एंड आर यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इसमें आप देखोगे जो 10 स्टेप है पूरी, देखिए हाँ मैं आपको गिनवा और दूँ, 1 2 3 4 एंड 5, और यही जो हमने उठा के यहाँ पे रख लिया था, तो इसको तो हम गिनेंगे नहीं, और 6 और 7 8 9 10, तो टोटल कितने स्टेप हुई, 10 स्टेप हुई। हमने शुरू में भी बोला था इट इज़ 10 स्टेप रिएक्शन इन विच ग्लूकोज मोलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू 2 पायरोबिक एसिड। तो वही देखिए यहाँ पे है लास्ट में पॉइंट कि इसमें 10 रिएक्शन होती हैं, जिनमें से 7 जो रिएक्शन होती हैं वो रिवर्सिबल होती हैं, और उन्हीं रिएक्शन का हम यूज़ करके हम ग्लूकोज को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि ग्लूकोज के प्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है, तो इसमें 7 रिएक्शन रिवर्सिबल होती हैं, सेम होती हैं, और उनसे हम ग्लूकोज को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो है ना हमारा कंप्लीट होता है पूरा कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है, इसकी एनर्जेटिक्स क्या है, या फिर अगर हम सिलेबस में देखें, सिलेबस में था कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है, उसका पूरा पाथवे, उसकी एनर्जेटिक एंड सिग्निफिकेंस, ये हमने देख लिया है। तो फुल तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है। नोट्स इसके आपको मिलेंगे वहीं पे फार्मेसी वाला ऐप पे, और पूरा हमने एग्जाम पेपर सॉल्व कर रखा है, वही पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो यही जो है ना सारा कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताना था। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक कर देना, आपके जो दोस्त हैं उनके साथ जरूर से शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।